एवरीवन वेलकम बैक। तो भाई स्टैटिस्टिक्स के क्लास 11 के थर्ड चैप्टर पर आ गए, कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, तो डेटा को कलेक्ट करने का चैप्टर है। पूरे चैप्टर में आपको बहुत सारे मेथड्स बताए जा रहे हैं कि कैसे हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ पढ़ना है, फिर बाद में हमारे को और भी इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल्स गिवन है। तो लेंदी चैप्टर है और मेरी कोशिश होगी मैं आपको इसको शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में करवाऊँ और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट तुम्हारे को समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ समझते हैं भाई। अब चैप्टर में तुम्हें समझाना स्टार्ट करूँ, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी समझाऊंगा क्योंकि मुझे पता है यार मैं वीडियो कितना भी जल्दी डाल लूँ तुमने एग्जाम से एक रात पहले ही देखना है, तुमने उससे पहले देखना नहीं है। ठीक है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी समझाऊंगा क्योंकि अब हमारा कल ही पेपर होने वाला है। मुझे पता तुम लेट ही देखते हो। ठीक है, अच्छा सबसे पहले देखो कलेक्शन ऑफ डेटा चैप्टर का नाम है। तो डेटा का मतलब क्या होता है? देखो मेरे भाई, डेटा क्या होता है, जैसे मान लो तुमने कभी अपनी लाइफ में नोटिस किया कि फ़ोन पे मान लो तुमने कहीं पर भी रैंडमली सर्च किया नाइकी के शूज़, मान लो तुमने नाइकी के जूते सर्च करे, मान लो तुमने कोई परफ्यूम सर्च करा, परफ्यूम का कोई ब्रांड सर्च करा, कोई टाइप सर्टेन टाइप सर्च की जिसको बाय करने में तुम इंटरेस्टेड हो। तो ये क्या हो, तुमने ना अपना डेटा रिलीज कर दिया मार्केट में। ठीक है, अब होगा क्या, तुम्हारा डेटा ना बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस कलेक्ट कर रही हैं, तुम्हें नहीं पता वो कलेक्ट कर रही है, बट तुम्हारा डेटा जा रहा है। तो अब होता क्या है कि तुमने जैसे मान लो रैंडमली कहीं पर सर्च किया कि तुम इस चीज़ को, इस प्रोडक्ट को बाय करने में इंटरेस्टेड हो, तो अब क्या होगा, तुम्हें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, ठीक है, और कोई जगह तुम जो भी वेबसाइट स्क्रॉल कर रहे हो वहाँ पर जो रैंडम एड्स आएंगे ना, इवन यूट्यूब पर एड्स आएंगी, चांसेस है उसी चीज़ की ऐड है। अगर मान लो तुमने नाइकी के जूते सर्च करे तो तुम्हें नाइकी की हो सकता है ऐड आ जाए, तुमने मान लो परफ्यूम सर्च करा तो हो सकता है तुम्हें परफ्यूम की ऐड आ जाए। तो यहाँ पे हुआ क्या है, तुमने जो मार्केट में डेटा छोड़ा ना, वो डेटा किसी ने कलेक्ट करा और उससे उस बंदे को, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पता चला कि इसको इस टाइप के प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, इसको इसी चीज़ की ऐड दिखाएंगे तो हो सकता है ये हमारा प्रोडक्ट बाय कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है डेटा। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें मैं एक बात बताऊं, तुम्हारा डेटा हर कोई कलेक्ट करने में इंटरेस्टेड है। गवर्नमेंट को भी तुम्हारा डेटा चाहिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को भी तुम्हारा डेटा चाहिए। यूएस की कंपनीज जो है गूगल, यूट्यूब, ये सारी एक ही कंपनी है ना, एक वे में, तो इनको भी तुम्हारा डेटा चाहिए। सबको तुम्हारा डेटा में, बहुत ज़्यादा डेटा में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं भाई, इंट्रोडक्शन कह रहा है, द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा इज टू कलेक्ट एविडेंस फॉर रीचिंग अ साउंड एंड क्लियर सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम क्या होता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, अपनी सेल्स बढ़ानी है, तो वो तुम्हारा डेटा कलेक्ट करेंगे, उन्हें पता चलेगा तुम क्या खरीदने में इंटरेस्टेड हो, तो ऑब्वियस सी बात है उसी चीज़ की वो तुम्हारे को ऐड दिखाएंगे, तो उनका गोल सेटिस्फाई होगा। ऐसे ही गवर्नमेंट को तुम्हारा डेटा चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट को भी मेक श्योर करना है यार कौन क्या कर रहा है। अगर तुम अच्छा कमा रहे हो, अच्छा खर्च रहे हो, तो गवर्नमेंट का सबसे पहला मकसद क्या है कि तुम टैक्स पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो गवर्नमेंट भी तुम्हें ट्रैक करती है तुम्हारे पैन कार्ड के थ्रू। ठीक है, तो हर कोई तुम्हें ट्रैक कर रहा है और ये चीज तुम समझ लो। अच्छा, सोर्सेज क्या है भाई? एक होता है इंटरनल सोर्स, दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्स। तो इंटरनल मतलब मान लो अपनी कोई कंपनी है, तुम मान लो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और अगर तुम अपनी ही कंपनी में जानना चाहो कि भाई अभी साल खत्म होने वाला है, क्या इंप्लॉइज को बोनस मिलने वाला नहीं मिलने वाला, क्या इंप्लॉइज और हायर होंगे, हायरिंग होगी नहीं होगी, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ले ऑफ हो जाए। ले ऑफ मतलब नौकरी से निकालना। तो ये जो तुम इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन ये जो तुम सर्च कर रहे हो, तुम कहाँ सर्च कर रहे हो? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सर्च कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स। ठीक है, दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स मतलब तुम बाहर से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। अब इसमें दो टाइप गिवन है, एक आपको प्राइमरी डेटा गिवन है और दूसरा आपको सेकेंडरी डेटा गिवन है। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और इसको डिटेल में समझेंगे। इंटरनल सोर्स मैंने तुम्हें बता दिया, अगर तुम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हो कि कंपनी कमा रही है, कंपनी लॉस कर रही है, हायरिंग करेगी, बोनस देगी, ले ऑफ करेगी, क्या करेगी, तो अगर तुम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन चेकआउट कर रहे हो चीजें, तो ये हो जाएगा इंटरनल सोर्स। बाहर से अगर तुम चेकआउट करना चाह रहे हो, जैसे एक्सटर्नल क्या है, जैसे मान लो तुम्हें अब्रॉड जाना है, तुम बाहर घूमने जाना चाहते हो, सपोज करो तुम यूरोप घूमने जाना चाहते हो, तो यूरोप में कौन कौन सी जगह घूमने वाली है, ये इंफॉर्मेशन तुम कहाँ से गैदर करोगे? कोई यूरोप की टूर एंड ट्रैवल की कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, उनकी कोई वेबसाइट होगी, वहां से तुम इंफॉर्मेशन गैदर करोगे और उसके बाद ही अपनी टिकटें बुक कराओगे। तो ये जो तुमने एक्सटर्नल सोर्स से डेटा कलेक्ट करा और फिर तुम उन जगह जाओगे जो वो रेकमेंड करेंगे, तो ये तुम्हारा एक्सटर्नल सोर्स हो जाएगा। ठीक है, फिर तुम घूमने आराम से जा सकते हो। अब आगे देखो, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। एक्सटर्नल सोर्स की दो क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा होता है डेटा खुद कलेक्ट करना, फर्स्ट हैंड डेटा। ठीक है, फर्स्ट हैंड मतलब सिर्फ तुम्हें पता, तुमने जाकर डेटा कलेक्ट करा है। ठीक है, तो यहां पर बोल रहे हैं इट इज द डेटा विच इज ओरिजिनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर मतलब अगर तुम डेटा कलेक्ट करो तो तुम इन्वेस्टिगेटर अपने आप को बोलोगे। ठीक है, तो फ्रॉम इट सोर्स ऑफ ओरिजिन फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर सम स्पेसिफिक
पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो भाई, टॉकिंग एंड टेकिंग फोन नंबर। अगर मान लो तुम्हारी किसी फ्रेंड ने नया नया फोन लिया तो उसका फोन नंबर किसी को नहीं पता, अब तुमने जाकर अगर उससे उसका फोन नंबर मांगा और उसने तुम्हें अगर फोन नंबर दिया तो वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी डेटा हो जाएगा। आई बात समझ। नेक्स्ट है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि भाई वो डेटा ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। मार्केट मतलब तुम गूगल में सर्च कर सकते हो सकता है तुम किसी अखबार में पढ़ रहे हो सकता है किसी मैगजीन में देख रहे हो। तो जो डेटा छपा हुआ है, जो ऑलरेडी प्रिंटेड है, ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। तो इसका एग्जांपल है पॉपुलेशन। मान लो सेंसस है, तुम जानना चाहते हो भाई इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है, तो तुमने क्या जाकर गिनी, तुमने थोड़ी जाकर गिनी, तो लेकिन फिर भी तुम बोल दो कि भाई 120 करोड़ के अराउंड पॉपुलेशन इंडिया की है। तो तुम्हें कैसे पता भाई, तो तुमने कहीं पढ़ा है, कहीं सुना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा, जो तुमने खुद नहीं कलेक्ट करी, कहीं से देखी और तुम्हारे को इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट तुम्हारे को यार पेपर में बहुत ज्यादा आता है, डिफरेंस आता है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का। तो पॉइंट्स याद रखना। और एक और बात यार, पेपर में ना बेसिस का कॉलम जरूर बनाना। ये कॉलम नहीं बनाओगे और खाली ये इनके डिफरेंस लिख कर आओगे ना, नंबर कट जाते हैं। पेपर में आपको स्कूल में बेसिस का कॉलम जरूर बनाना है और उसके बाद आपको ये दोनों कॉलम्स तो बनाने ही है, ठीक है। आप समझते हैं जरा। तो अब जरा आगे समझते हैं। देखो ओरिजिनलिटी प्राइमरी डेटा ओरिजिनल है, तुम खुद जाके कलेक्ट करो। मैंने जैसे बोला नंबर तुमने मतलब सामने से कलेक्ट किया तो तुमने कलेक्ट किया ना, तो वो ओरिजिनल डेटा माना जाएगा। सेकेंडरी डेटा कहीं पर छपा हुआ है तो तुमने उनका डेटा नोट डाउन करा है, उनके डेटा से इंफॉर्मेशन निकाली, वो ओरिजिनल नहीं होगा कंपैरेटिवली। सोर्स क्या, प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड बाय सम एजेंसी और पर्सन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का ना बहुत सारे मेथड्स है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो प्राइमरी डेटा ऐसे कलेक्ट होता है। सेकेंडरी डेटा क्या कह रहा है, इज ऑलरेडी कलेक्टेड। मैंने तुम्हें बताया ना, तुमने किसी अखबार से, मैगजीन से, कहीं गूगल करके सर्च करके निकाला, तो वो ऑलरेडी कहीं पर कलेक्ट हो रहा है, तुम बस वहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। टाइम फैक्टर भाई इसमें ऑब्वियस ही बात है, ज्यादा टाइम लगेगा। तुम खुद जा जाके अगर मान लो लोगों के घर जा जाके उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये तो कहीं पर छपा हुआ है, कॉपी पेस्ट ही तो करना है, इसमें बहुत कम टाइम लगेगा। नेक्स्ट है कॉस्ट फैक्टर, खर्चा का होगा। मुझे बताओ गूगल से कॉपी पेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगेगा या लोगों के घर जा जाकर उनसे डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में टाइम लगेगा? कहीं जाओगे तो टाइम लगेगा, ठीक है, ट्रैवल करोगे, खर्चा होगा, रास्ते में भूख लग गई, खाना खा लोगे, ठीक है, तो बहुत खर्चे होंगे। तो यहाँ पर कॉस्ट ज्यादा आएगी, यहाँ पर कॉस्ट कम आएगी, ठीक है। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है रिलायबिलिटी एंड सूटेबिलिटी। मुझे एक बात बताओ, तुमने अगर खुद कोई काम करा है और तुम्हें पता है यार मैंने ये काम करा, तो अपने पे तो हर किसी को भरोसा होता है। तो प्राइमरी डेटा के हम खुद कर रहे हैं, डेटा खुद कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये ज्यादा रिलायबल है। सेकेंडरी डेटा किसी और ने डेटा कलेक्ट करा हुआ है, पता नहीं यार उसने कितनी समझ से करा है, उसका IQ हो सकता है हमसे कम हो, क्या पता उसने डेटा सही से कलेक्ट ना करो, तो ये कंपैरेटिवली उतना रिलायबल नहीं माना जाता क्योंकि किसी और ने कलेक्ट करा है। प्रिकॉशन क्या भाई, अगर तुमने खुद डेटा कलेक्ट कर लिया तो यहां पर हमारे को बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैंने जब डेटा कलेक्ट करा था मैंने कुछ सोच समझ के डेटा कलेक्ट करा होगा, आंख बंद करके तो मैंने काम नहीं करा, क्योंकि हम लोग अपने आप को समझदार मानते हैं ना। तो ये क्या, यहाँ पे ज्यादा हमारे को प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर कह रहे हैं भाई थोड़ा प्रिकॉशन ले लेना, क्योंकि नहीं पता जिसने डेटा कलेक्ट करा है क्या वो सही से कलेक्ट हुआ था, नहीं हुआ था, अगेन वही चीज है, तो हम वहां पर प्रिकॉशन लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, ठीक है। देखो अब खुद सोचो, अगर तुम्हें 10 घर में जाना है, ठीक है, और 10 घर में जाके तुम्हें डेटा कलेक्ट करना है और हर घर एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, तो तुम इस तरीके से अपना रोड मैप बनाओगे ना, ऑर्गेनाइज करके कि पहले जिस घर पे जाऊं, फिर उस घर पे जाऊं, फिर थर्ड पे जाऊं, फिर फोर्थ पे जाऊं, ऐसा प्लान बनाओगे कि तुम्हारा वक्त कम लगे, तुम्हारे पैसे कम लगे ट्रैवल में, ठीक है। तो ऐसा प्लान लगाओगे। तो यहां पर कह रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा रिक्वायर्स इलैबोरेट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज वे में चलना होगा। ये नहीं कि पहले मान लो तो एक घर तुम्हारे नजदीक है, वहां पर तुम पता नहीं कब जा रहे हो, जो घर बहुत दूर है वहां तुम सबसे पहले जा रहे हो डेटा कलेक्ट करने। तो एक प्लान्ड वे में तुम अपना रोड मैप बनाओगे ताकि तुम्हारा वक्त पैसा सारा बचे। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन करनी पड़ेगी। यहां पर कह रहे हैं देयर इज नो नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। नीड ही क्यों है भाई, हमने तो कॉपी पेस्ट मारना है डेटा, तो यहाँ पे क्या नीड होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस के पॉइंट है, अच्छे से याद करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। ऑलराइट, तो अब आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे मेथड्स हैं, कितने मेथड है यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं 6 मेथड्स प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के। तो एक एक करके सारे मेथड्स डिस्कस करेंगे और उनके मेरिट्स, डीमेरिट्स, सूटेबिलिटी, ये तीनों चीजें तुम्हें पढ़नी है और इसको पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहला तुम्हारे को गिवन है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता है कि तुम्हारे घर पे मान लो तुम आराम से बैठ के टीवी देख रहे हो, चिप्स खा रहे हो, आराम से चिल कर रहे हो, कोई डोरबेल बजी, कोई बंदा आया और वो तुमसे इंफॉर्मेशन पूछ रहे भाई आपके घर में कितने लोग हैं, फादर
फादर क्या काम करते हैं, फादर की कितनी इनकम है, मदर हाउसवाइफ है, मदर जॉब करती तो नहीं है, कितने भाई बहन है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो तुमसे सामने बंदा खड़ा होकर पूछ रहा है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। पर्सनल लेवल पर आकर वो तुमसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब सामने वाला। तो अब एक चीज याद रखना, जो बंदा तुमसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर। तुम आंसर दे रहे हो, तुम उनके सवालों के जवाब दे रहे हो, तो तुम्हें बोलेंगे रिस्पोंडेंट, ठीक है। ये टर्म्स तुम्हारे को पता होनी चाहिए। तो अब आगे देखो भाई, यहाँ पे सूटेबिलिटी कब है, ये मेथड सूटेबल कब है, तो कह रहे हैं व्हेन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हैज टू बी कलेक्टेड, व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड, व्हेन नेचर ऑफ इंक्वायरी इज कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेट, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेट, सबको शेयर नहीं करनी। व्हेन मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए। व्हेन इंपॉर्टेंस इज गिवन टू ओरिजिनलिटी। अब ध्यान से देखो, इन सभी पॉइंट्स में एक खास बात है, अगर कोई बंदा, खुद सोचो, घर घर जाकर अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है तो इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली बात है ओरिजिनल होगी, ऑब्वियसली बात है एक्यूरेट होगी, मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगी, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड बातचीत करके इंफॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है। और अगर उसको कॉन्फिडेंशियल रखनी है तो कॉन्फिडेंशियल रखी जा सकती है, ठीक है, ये वो पब्लिकली डिक्लेयर नहीं करना चाहे तो नहीं करेगा। एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड ऑफ, अगर किसी को घर घर जाना है तो यार कितने ही घर चला जाएगा, हर किसी, अगर इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी सिटीज है, सबके घर थोड़ी जा सकता है। अगर मान लो कोई छोटा मोटा मोहल्ला, छोटा मोटा एरिया कवर करने, तब इस वाले डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वाले मेथड को यूज करना चाहिए, ठीक है। अब मेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स बोल रहे ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, ऑब्वियसली बात है, सामने से भाई बात करके, अगर मैं तुमसे पर्सनली मिलूं, तुमसे तुम्हारी प्रॉब्लम पूछूं, भाई तुम्हें क्या नहीं समझ आ रहा स्टैट्स में, तो यहाँ पे ओरिजिनलिटी हो जाएगी ना, ठीक है। तो यही चीज़ है, अगर कोई सामने मिलकर बात करता है तो चीज़ों में ओरिजिनलिटी मिलती है। रिलायबल है, फ्लेक्सिबिलिटी है, यूनिफॉर्मिटी है, अदर इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी क्या है भाई, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर मान लो मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूँ और मुझे रियलाइज हो रहा है क्वेश्चन पूछते हुए यार तुम ना कुछ सवालों का जवाब देने में अनकंफर्टेबल हो, तो ऑब्वियसली बात है यार, मैं तुम्हारे सामने हूँ तो मैं तुमसे वो सवाल नहीं करूंगा या उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड बात करनी बंद कर दूंगा, तो टॉपिक चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि अगर तुम अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो तुम तो मेरे मुंह पे दरवाजा भी तो मार सकते हो ना, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, ठीक है। तो ऐसा हमारे को यहाँ पर एक मेरिट के पॉइंट में बताया गया। डीमेरिट के नॉट सुटेबल फॉर वाइड एरियाज, हर कितने ही घर जाएंगे, मैंने बताया। एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, महंगा पड़ेगा। पर्सनल प्रेजुडाइज, ट्रेन पर्सनल। पर्सनल प्रेजुडाइज मतलब प्रेजुडिस, प्रेजुडाइज क्या होता है, प्रेजुडाइज जो भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि पक्षपाती लेना, पक्षपात करना, कि भाई किसी की साइड लेना, किसी की साइड ना लेना। तो यहाँ पे देयर इज अ चांस कि भाई पर्सनल प्रेजुडाइज एग्जिस्ट करे, क्योंकि अकेले तुम बात कर रहे हो सामने वाले से, अगर तुम्हें सामने वाला बंदा पसंद आ गया, अच्छा लगा, तो हो सकता है तुम डेटा कलेक्ट करने में हेर फेर कर दो, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अगला मेथड अपने पास गिवन है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो भाई ये इंस्पेक्टर को मुझे लगता है सारे पहचानते होंगे, क्राइम पेट्रोल के बहुत फेमस इंस्पेक्टर। इनकी पिक्चर इसलिए मैंने यहाँ लगाई है तुम्हें, ताकि पहचान हो जाए इसमें क्या है। देखो इंस्पेक्टर क्या करता है भाई, क्राइम पेट्रोल में कहीं पर भी कोई क्राइम हुए तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये लोग क्या करते हैं, खबरी लगाते हैं कि इंफॉर्मेशन मिले। तो सेम काम इसमें हो रहा है कि अगर तुम्हें कहीं की इंफॉर्मेशन जाननी है तो तुम खुद नहीं जाओगे, जैसे डायरेक्ट पर्सन में क्या था कि बंदा खुद जाकर इंफॉर्मेशन ले रहा है, तुम खुद नहीं जाओगे, तुम क्या करोगे, खबरी भेजोगे और वो वहां पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके तुम्हारे को लाकर देगा। अब यहाँ पे खबरी मैं इन सेंस बोल रहा हूँ कि जो भी तुमने थर्ड पर्सन इन्वॉल्व करा, ठीक है। तो अब होता क्या, जैसे एक और एग्जांपल लो, मान लो मेरे को कॉलेज है, ठीक है, दिल्ली में कोई कॉलेज है और मुझे जानना है कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्मोक करते हैं। तुम खुद बताओ, अगर मैं डायरेक्टली बच्चों से पूछूंगा कि तुम स्मोक करते हो, तुम स्मोक करते हो, तुम स्मोक करते हो, क्या कोई जवाब देगा? हर कोई बोलेगा भाई मैं स्मोक नहीं करता। लेकिन अगर मुझे जानना है कि रियलिटी में कौन स्मोक करता है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा? क्लास के किसी एक बच्चे से पूछ लूंगा और उसे बोलूंगा पूरी क्लास में मुझे बता दे कितने बच्चे स्मोक करें, तो वो बच्चा ना सबकी पोल खोल देगा, ठीक है। तो ये जो है ना कि मैंने उससे बाकी लोगों की इंफॉर्मेशन पूछी, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ये अपना तरीका है। अब इसमें मेरिट्स के ज्यादा वाइड कवरेज है, ठीक है, एक ही बच्चे से पूछा पूरी क्लास की इंफॉर्मेशन दे देगा। इकोनॉमिकल है, ज्यादा खर्चा नहीं हुआ। फ्री फ्रॉम बायस है, बायस मतलब कोई किसी की साइड नहीं ले रहा, ठीक है। तो जिससे पूछोगे ऑब्वियस सी बात है क्या साइड लेगा, सच बता ही देता इंसान, ठीक है। एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट मतलब करेक्ट ओपिनियन तुम्हारे को मिलता है। डीमेरिट्स क्या है कि इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। इनडायरेक्ट इन द सेंस कि हम डायरेक्टली नहीं पूछ रहे, सामने जो स्मोक करता है, मैंने एग्जांपल दिया कि अगर कोई स्मोक करता है कॉलेज में और मैं उससे थोड़ी पूछूंगा, मैं किसी और से पूछ रहा हूं, तो हम इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं किसी और के बारे में और उसको पता भी नहीं है कि उसकी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर ली, ठीक है। लैक ऑफ एक्यूरेसी, देयर इज अ चांस कि एक्यूरेसी हो ना हो, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। कभी कभी होता है ना, तुमने अगर कोई भी सीरीज देखी है इन्वेस्टिगेशन की, तो पुलिस जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, ठीक है, जो भी सस्पेक्ट्स होते हैं, तो
कोई एक पॉसिबिलिटी है कि क्या पता इन्फॉर्मेशन सही कलेक्ट करियो, क्या पता गलत कलेक्ट करियो। तो दोनों तरफ है, ये मेरिट भी है, डीमेरिट भी है, ठीक है। तो ये चीज़ है, जैसे यहाँ एक्सपर्ट ओपिनियन बोल दिया, लैक ऑफ एक्यूरेसी बोला, दोनों चीज़ें इसमें चलती हैं। पार्शियलिटी ऑफ विटनेस, ठीक है, पार्शियलिटी ऑफ विटनेस मतलब कि हो सकता है जिससे तुमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी हो वो लाइक जो भी तुम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हो, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, अब हम उससे नहीं पूछ रहे हैं, हम किसी और से पूछ रहे हैं, तो हो सकता है वो बंदा तुम्हारे को थोड़ा सा गुमराह कर दे, गलत इन्फॉर्मेशन दे दे। तो ये मतलब पार्शियलिटी ऑफ विटनेस, ठीक है, जिससे तुम पूछ रहे हो वो हो सकता है थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन दे दे। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट्स, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है क्योंकि हम हर बार अलग अलग बंदों से और अलग अलग लोगों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है। और लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट्स मतलब कि मे बी जिससे तुम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे साथ शेयर करना ही ना चाहता हो, ठीक है, तुम जबरदस्ती पूछ रहे हो, वो नहीं इंटरेस्टेड हो बात करने में तुमसे, तो ये मतलब हो गया लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट्स। अब आगे बढ़ेंगे, दोनों मेथड का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे को डिफरेंस बहुत इजीली समझ आएगा। मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूं। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स है बेसिस के, मैंने तुम्हें बताया पेपर में बेसिस जरूर लिख के आना है तुमने। कवरेज भाई ये वाइड एरिया के लिए सूटेबल नहीं है डायरेक्ट वाला, क्योंकि हम लोग हर किसी के घर नहीं जा सकते, वो वाइड एरिया के लिए सूटेबल है। ओरिजिनलिटी, यहाँ पे जो डेटा है ओरिजिनल है, यहाँ पे हो सकता है डेटा उतना ओरिजिनल ना हो क्योंकि हम इनडायरेक्टली कलेक्ट कर रहे हैं, सामने से मुंह पे नहीं सवाल कर रहे, ठीक है। रिलायबल कौन सा होता है भाई, अगर सामने से डेटा कलेक्ट करोगे ज्यादा रिलायबल है। तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन मुझे जाननी है, मैं तुम्हारे किसी दोस्त से पूछूं तुम्हारे बारे में, तो क्या पता वो थोड़ा ऊपर नीचे बताए, करेक्ट ना बताए, तो उतना रिलायबल नहीं है। कॉस्ट कहाँ पे होगी, यहाँ पे ज्यादा पैसे खर्च होंगे क्योंकि मैं मुंह सामने से फेस टू फेस बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे खर्चा ज्यादा होगा। यहाँ पे पीठ पीछे इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा हूँ, एक ही बंदे से 10 लोगों के बारे में भी पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो पड़ोस की आंटियों से पूछते हैं ना भाई पड़ोसी के बारे में बताओ, तो वो चीज़ है, तो वहां पर यहाँ पर खर्चा कम होगा। तो डिफरेंस का टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुमने याद करके जाना है पेपर के लिए। तो नेक्स्ट हमारे मेथड का नाम है इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स, ठीक है। अब ये यार मैंने फोटो तुम्हारे लिए लगा दी है यहाँ पे, ये फोटो से तुम्हें समझ में आ रहा है, एक रिपोर्टर है वो किसी से पूछ रहा है कि इलेक्शन के बारे में क्या चल रहा है भाई, तो फिर तुमने एज मतलब ये बंदा पब्लिक हो गया ना, तो ये बता देगा भाई इलेक्शन के बारे में क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी जीत रही है। तो तुम समझ जाना जब भी रिपोर्टर, इसका एग्जांपल मैंने ऐसा लगाया कि तुम्हें याद हो जाएगा कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स कौन से वाला मेथड था, कि जहां पे एक न्यूज रिपोर्टर पब्लिक से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि भाई क्या माहौल है, जैसे इलेक्शन चल रहे हैं तो कौन सी पार्टी जीतेगी, तो न्यूज रिपोर्टर पहुंच नहीं आता, न्यूज रिपोर्टर जगह जगह पहुंच जाते हैं भाई, लोगों से उनका आइडिया लेते हैं, तो ठीक है। तो वो वाला जो मेथड है ना कि न्यूज रिपोर्टर पब्लिक से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, तो ये वाला मेथड तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, इस मेथड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेथड कब सूटेबल है, जब बहुत बड़े एरिया का हमारे को इन्वेस्टिगेशन करना है, बहुत बड़े एरिया का डेटा कलेक्ट करने की क्या माहौल है, कौन सी पार्टी जीत रही है, ठीक है। और हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि तुम्हें ही पता है यार कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं किसी और पार्टी के बारे में, वोट किसी और पार्टी को डाल देते हैं, तो हो सकता है एक्यूरेसी ना हो, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा मेथड्स, ठीक है, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का अपना थर्ड मेथड। तो अगला मेथड अपना है टेलीफोनिक इंटरव्यूज। देखो जो काम फोन पर हो सकता है, अगर मैं फोन पर तुमसे बात कर सकता हूं और तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर सकता हूं, तो फेस टू फेस मिलने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू मतलब फोन पर डेटा कलेक्ट करना, सामने वाले से फोन पर पूछना भाई, जैसे तुमने कभी देखा होगा, तुमने मान लो किसी ब्रांड से पिज्जा मंगाया, किसी नए ब्रांड से पिज्जा मंगाया, तो वो अगले दिन हो सकता है फोन करके तुम्हें पूछे कि भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे ब्रांड के फूड को लेकर, ठीक है। तो फोन पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जा सकती है। तो सूटेबल कब है, ये मेथड कब लगाना चाहिए, तो यहां पर बोल रहे हैं व्हेन द रिस्पोंडेंट्स हैव अ टेलीफोन कनेक्शन, तो ऑब्वियस ही बात है जिससे बात करना चाहते हो उसके पास फोन तो होना चाहिए। ये तो पुराने जमाने में किताब छाप दी, आज की डेट में तो बच्चे के पास फोन है, ठीक है, तो फोन तो सभी के पास है। फिर कह रहे हैं व्हेन द डेटा इज टू बी कलेक्टेड इन शॉर्टर ड्यूरेशन। खुद सोचो फोन पर यार मैं 1 घंटे में 10 फोन में ला सकता हूं, लेकिन 1 घंटे में क्या मैं 10 घर जा सकता हूं कि भाई इसके घर चला गया, उसके घर चला गया, फिर इसके घर चला गया, ऐसा तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो यही चीज कह रहा है, टाइम कम है और फोन सामने वाले पे होगा, तो इस मेथड को यूज कर लो। मेरिट्स बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। डीमेरिट्स एक यही है भाई कि विजुअल फीडबैक इज नॉट पॉसिबल। कई बार क्या होता है यार, फोन पर बंदा बोल देता है हाँ हाँ आपके ब्रांड का फूड बहुत अच्छा था, लेकिन रियलिटी में अच्छा ना हो, वो सिर्फ इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसको सामने वाले को बुरा ना लग जाए। लेकिन एक फेशियल एक्सप्रेशन भी एक चीज़ है, हम लोग भी जब जैसे पढ़ाते हैं तो बच्चे का चेहरा देख के पता चल जाता है ना कि इसको डाउट्स आ रहे हैं, इसको समझ नहीं आ रहा। तो टेलीफोन में, फोन पर अगर हम बात करें तो वो चीज़ नहीं समझ में आएगी। अगला है हमारा मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। मेल्ड क्वेश्चनर मतलब मान लो तुम्हारे को एक फॉर्म मिला
और उस फॉर्म को तुम्हें फिल करना है। तुम्हारे को एक मेल आई, मेल मतलब चिट्ठी आई, और उसमें कोई फॉर्म है, क्वेश्चन भरे हुए, उसमें तुम्हारी इंफॉर्मेशन पूछ रहा है बंदा तुमसे, तुम्हारा डेटा कलेक्ट कर रहा है, और तुम वो फॉर्म भर रहे हो, फिर तुम वो फॉर्म अपने घर के पास वाले पोस्ट ऑफिस जा रहे हो और वापस मेल कर रहे हो। तो इसको बोलते हैं मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। मेरे हिसाब से आज की डेट में ये चीज़ नहीं चलती है कि मेल आ रही है और लोग फॉर्म भर रहे हैं फिर वापस पोस्ट ऑफिस जाके उसको मेल कर रहे हैं जहां से वो तुम्हारे को मेल आई थी। ये आज की डेट में नहीं चलता। आजकल मॉडर्नाइजेशन आ गया। आजकल क्या चल रहा है भाई, तुम्हारे को अपना फोन पर ही तुम्हारे को क्वेश्चनर आए थे, मतलब क्वेश्चन आया था जैसे विच ऑफ दी स्ट्रीमिंग साइट्स हैव यू हर्ड ऑफ, तो इसमें तुम अपना टिक विक मार दोगे तो कंपनी को पता चल जाएगा कि भाई तुम्हारे को कौन सी चीज़ दिखानी है आगे से। अगर तुम्हें हो सकता है कोई इनमें से, मान लो तुम्हें अगर सपोज करो और YouTube म्यूजिक के बारे में नहीं पता, तुम YouTube पर ही गाने सुनते हो, तो YouTube को पता चल जाएगा, तो फिर वो तुम्हारे को इसके बारे में थोड़ी सी एड्स दिखाएगा ताकि तुम्हें पता चले कि भाई इसके कुछ और फीचर है। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आजकल ऐसे नहीं चलते, कि हमें बुक के हिसाब से समझना है। बुक में ये बोले कि चिट्ठी भेजते हैं और चिट्ठी सामने वाला पढ़ता है और उसको फॉर्म को फिल करता है और वापसी रीपोस्ट करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि भाई जब अगर हम ये मेथड यूज कर रहे हैं ना, तो जो रिस्पोंडेंट है जिसने जवाब देना है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। अनपढ़ बंदा तो पेन नहीं चला पाएगा, ठीक है। तो पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए ताकि वो चिट्ठी खोल के फॉर्म भर पाए, ठीक है। और एंड आर लाइकली टू कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन। एक मूड भी होता है ना यार, अगर तुम्हारे को चिट्ठी हो सकता है तुम्हारा मूड ही ना हो यार चिट्ठी खोलने का, और उसमें तुम देखोगे सवाल, भाई हम किताब नहीं पढ़ते अपनी स्कूल वाली, फालतू फॉर्म थोड़ी भरेंगे, खुद सोचो। तो सामने वाले का मूड भी होना चाहिए तुम्हारा फॉर्म फिल करने का, ठीक है। तो ये मेरिट्स हो गए, ये डीमेरिट्स हो गए। एक बार ही रीड करो, बहुत ईजी लिखा है, तुम्हारे को समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें से एक इंपॉर्टेंट वाली चीज मैं बता देता हूं, जैसे यहाँ पे चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन लिख रहा है। जैसे मान लो अब तुम्हारे पास चिट्ठी है, तुमने भाई उसमें क्वेश्चंस पढ़े, हो सकता है कोई क्वेश्चन का तुम मिस इंटरप्रेट मतलब गलत समझ लो, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा हो तुम कुछ और समझ लो और तुम उस हिसाब से आंसर दे दो। अब यहाँ पे कमी क्या हो रही है, कमी ये हो रही है कि तुम्हारे पास ना कोई बंदा नहीं है समझाने वाला कि एक्चुअली में फॉर्म तुमसे पूछना क्या चाह रहा है, फॉर्म में जो क्वेश्चन रखे हैं वो तुमसे क्या जानना चाह रहे हैं, ये कोई समझाने वाला नहीं है। तो तुम अपने दिमाग से जो समझ रहे हो उसी हिसाब से तुम आंसर दे रहे हो। तो चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन है, टाइम कंज्यूमिंग है, चिट्ठी जाने में 2 दिन लगेंगे, तुम उसके बाद कौन सा पहले दिन भर दोगे, भरने में हो सकता है 4 दिन लगाओ, भेजने में 10 दिन लगाओ, तो वापसी कंपनी तक ये रिस्पॉन्स पहुंचने में और ज्यादा टाइम लगेगा। अगला है क्वेश्चनर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर। देखो यहाँ पे एक तो ये टर्म समझ लो, इन्यूमरेटर कौन होता है, एक होता है तुम्हारा इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, जैसे मान लो मैं डेटा कलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं कौन हो गया, इन्वेस्टिगेटर हो गया। अगर मेरे लिए अकेले डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, मेरे को भाई एक टीम चाहिए, मैंने अपने साथ 4-5 बंदे लगाए जो मेरे को मदद कर रहे हैं, तो वो जो 4-5 बंदे मैंने अपने साथ लगाए हैं, ठीक है, या मान लो मेरे नीचे काम कर रहे हैं, वो 4-5 बंदों को मैं क्या बोल दूंगा, इन्यूमरेटर बोल दूंगा, या मेरी टीम के बंदों को कह लो कि मैंने इन्यूमरेटर बोला। अब पिछले मेथड में वो जो हम चिट्ठी भेज रहे थे ना क्वेश्चनर की, क्वेश्चनर मतलब जिसमें लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, चिट्ठी नहीं भेज रहे, क्योंकि हो सकता है भाई जिसके अगर चिट्ठी जाए वो इलिटरेट पर्सन हो सकता है उतना ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो जितना पढ़ा लिखा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक टीम बनाऊंगा, टीम को बोलूंगा भाई तुम जाओ घर घर और लोगों से बातचीत करो और ये क्वेश्चनर फिल करके आओ। तो अब यहाँ पे अगर सामने वाला इलिटरेट भी है ना, तो क्योंकि मेरी टीम का बंदा उससे सवाल जवाब कर रहा है, तो इलिटरेट बंदा है तो उसको लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो सुनेगा सवाल और जवाब दे देगा, ठीक है। तो फॉर्म मेरी टीम का बंदा भर देगा, यानी कि इन्यूमरेटर भर देगा। तो यहां पर एक तो क्या है कि इलिटरेट बंदे के साथ भी हम काम कर सकते हैं, यूजफुल इन केस ऑफ इलिटरेट रिस्पोंडेंट। डीमेरिट क्या है भाई, टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा टाइम लगेगा, घर घर जाएंगे टाइम लगेगा, कॉस्टली है क्योंकि मेरे को ये जो मैं अपनी टीम बनाऊंगा इनको पैसे दूंगा, फ्री में कौन किसी के लिए काम करता है, इनके खर्चे निकालने हैं, तो मेरे को इनको खर्चा देना पड़ेगा, साथ में इनकी ट्रेनिंग वगैरह करानी पड़ेगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे बोल रहा है इनएबिलिटी ऑफ इन्यूमरेटर। इनएबिलिटी मतलब मे बी ये उतने फिर भी, मतलब यार खुद सोचो ना, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा तो यार घर घर जाके डेटा कलेक्ट करने वाला काम करेगा भी नहीं ना, तो कोई कम पढ़ा लिखा बंदा ही होगा, अब उसको मैं पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है वो फिर भी उतना मतलब एबल ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हारे को बताई जा रही है डीमेरिट्स में। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर पार्शियलिटी मेरिट्स में भी लिखा है, पार्शियलिटी डीमेरिट्स में भी लिखा है। पार्शियलिटी का मतलब क्या हो गया, काइंड ऑफ ऐसे समझ लो कि बायस है या नहीं है। अब देखो इन्यूमरेटर एक नहीं है ना, अपने पास इन्यूमरेटर बहुत सारे हैं। मान लो मैंने 6 बंदों की टीम बनाई, हो सकता है उसमें से 5 समझदार हो, एक थोड़ा सा उनके कंपैरेटिवली ढीला डालो, तो हो सकता है भाई वो थोड़े से फॉर्म गलत भरे, थोड़ा सा पक्षपात करे, बायसनेस दिखाए, ठीक है। मान लो वो अपने टाइप के लाइक अपनी कम्युनिटी के बंदों के बारे में अच्छा लिख दे फॉर्म में, जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर डीमेरिट्स की बात जाए तो पार्शियलिटी वो करेगा, ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया। लिमिटेड चांस ऑफ पार्शियलिटी मतलब वो बायसनेस नहीं शो करेगा, ठीक है।
मैं दोबारा समझाता हूँ। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है, तो अगर तुम ध्यान से देखो, पार्शियलिटी तुम्हारा मेरिट्स में भी है, पार्शियलिटी तुम्हारा डीमेरिट्स में भी है। पार्शियलिटी का मतलब होता है एक तरीके से पक्षपात करना, ठीक है, कि किसी के बारे में अच्छा बोल देना और अच्छा नहीं बोलना था, कहीं किसी के बारे में बुरा बोल देना और बुरा नहीं बोलना, ठीक है, तो ये चीज़ को बोलते हैं पार्शियलिटी करना। तो यहाँ पे डीमेरिट्स में लिखा है पार्शियलिटी और वहाँ पे मेरिट्स में लिखा है लिमिटेड चांस ऑफ पार्शियलिटी, ठीक है। देखो मतलब क्या है, अब मेरे पास टीम क्या है, बहुत सारे लोगों की टीम है, इन्यूमरेटर मतलब मैंने 5-6 बंदे अपने नीचे लगाए, तो हो सकता है उसमें से कोई ऐसा बंदा हो जो पार्शियलिटी करता हो और बाकी 5 अच्छे हो, तो वही वो उसने एक ही चीज बोल दिया। मेरिट्स में बोला लिमिटेड चांस ऑफ पार्शियलिटी, मतलब पार्शियलिटी नहीं होगी क्योंकि 5 अच्छे बंदे हैं, लेकिन एक हो सकता है मेरी टीम में थोड़ा सा खराब हो, तो वो पार्शियलिटी कर सकता है। तो एक ही चीज को दोनों जगह हमने यहाँ पर बताया है। अब हमने पढ़ना है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वेश्चनर और अ शेड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है। मतलब क्या है कि यार मान लो तुम्हें खुद एक क्वेश्चनर बनाया है, क्वेश्चनर मतलब अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, तुम एक डिजाइन कर रहे हो क्वेश्चनर की, सामने वाले से तुम उसकी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, तो कैसे जानोगे, उससे सवाल पे सवाल पूछ के जानोगे। तो कैसे बनाओगे, तो स्टेप्स देख लो, ये नहीं अंधाधुंध बना दिया, थोड़े से स्टेप्स हैं, ठीक है। तो कवरिंग लेटर, अब बुक में ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म लिखी, कह रहे सेल्फ एड्रेस्ड स्टैम्प्ड एनवलप। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो तुमने चिट्ठी भेजी, क्वेश्चनर तुमने पोस्ट करा, अब सामने वाला तुम्हें रीपोस्ट करेगा तभी तो तुम्हारे पे जवाब वापसी आएगा ना। सामने वाला तुम्हारे को चिट्ठी पे खोलेगा, आंसर वांसर लिखेगा, चिट्ठी बंद करेगा और तुम्हें वापसी रीपोस्ट करेगा। तो कह रहे वापसी पे उसके पोस्टेज का खर्चा नहीं होना चाहिए, वो पैसे खुद भर दे कंपनी। अगर मान लो तुम्हारे को किसी से इंफॉर्मेशन जाननी है तो वो वापसी अपनी जेब से थोड़ी चिट्ठी पोस्ट करेगा, उसको प्रीपेड होना चाहिए। तो सेल्फ एड्रेस स्टैम्प्ड एनवलप मतलब आंसर करने के बाद उसको सिर्फ इतना कष्ट करना है कि पोस्ट ऑफिस तक चला जाए, उसके बाद चिट्ठी भेजने के पैसे उसके नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ये चीज करनी है, अदरवाइज लोग अपनी जेब से पैसे नहीं भरने वाले, ठीक है। बाकी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एक मैं बताता हूँ, अवॉइड क्वेश्चंस यूजिंग डबल नेगेटिव्स। कह रहा है कि अगर आप क्वेश्चनर डिजाइन करते हो तो हमें ना एक्चुअली क्या होता है मेरे भाई, हमें ना आंसर ओरिजिनल चाहिए। मैं नहीं चाहता तुम वो बोलो जो मैं तुमसे बुलवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम वो बोलो, वो आंसर दो जो तुम्हारे अंदर है। तो हमें ना ऐसा नहीं लिखना, जैसे मैंने लिखा डोंट यू थिंक स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड। अब इससे पता है क्या लग रहा है, जैसे अगर मैंने ये सवाल तुमसे पूछा तो मैं चाहता हूं तुम ये बोलो येस स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड, मतलब पता चल रहा है कि मैं तुम्हारे मुंह से ये आंसर निकलवाना चाहता हूं। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं लिखना, ठीक है। फिर हमारे को एक और पॉइंट लिखा है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब क्वेश्चनर इस तरीके से डिजाइन करो कि अगर कोई तुमसे झूठ बोल रहा हो तो पकड़ा जाए। जैसे तुमने क्वेश्चनर में कहीं पर पूछ लिया एज, फिर एक पेज बाद या थोड़ी जगह बाद पूछो डेट ऑफ बर्थ क्या है तुम्हारी, तो भाई एज और डेट ऑफ बर्थ में अगर मिसमैच हुआ तो पता चल जाएगा कि तुम्हारे पूरे क्वेश्चनर में झोल है, झूठ वगैरह हो सकता है, ठीक है। फिर लास्ट में कह रहे हैं प्री टेस्टिंग द क्वेश्चनर। प्री टेस्टिंग मतलब अगर तुम्हें बड़े स्केल पर लोगों से डेटा कलेक्ट करना है तो पहले एक छोटे स्केल पर डेटा कलेक्ट कर लो, ताकि पता चल जाएगा अगर तुम्हारे मेथड में, तुम्हारे क्वेश्चनर में कोई प्रिंटिंग एरर है, कोई फ्लॉ है, ठीक है, कोई भी लूप होल है तो पता चल जाएगा। ये नहीं कि मोटा खर्चा करके सीधा लार्ज स्केल पर अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है क्वेश्चनर बनाते टाइम। ऑलरेडी अब बात करेंगे आगे, तो आगे हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। देखो सेकेंडरी डेटा क्या होता था, मैंने तुम्हें पहले समझाया था, हर वो डेटा जो छप चुका है, ठीक है, मतलब कलेक्ट किसी और ने किया था, यूज कोई और कर रहा है, तो यूज कोई और कैसे करेगा, अगर वो डेटा उसकी पकड़ में आएगा, मतलब कहीं ऑलरेडी छपा हुआ डेटा है, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा मतलब अगर मान लो तुम्हें सेकेंडरी डेटा चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, ढूंढोगे कहाँ से, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा कैसे हो गए, एक हो गया पब्लिश सोर्सेज और दूसरा हो गया अनपब्लिश सोर्सेज। अब हम जैसे यार, अब तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारी रीच में क्या आएगा, पब्लिश्ड सोर्सेज आएगा। पब्लिश मतलब जो कहीं छपा हुआ है, जैसे न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, मैगजीन में छपा हुआ है, गूगल करके तुमने रिसर्च मतलब सर्च मारी तो तुम्हारे को मिल गया, वो गया पब्लिश्ड। अनपब्लिश मतलब कहीं छपा नहीं है लेकिन वो फिर भी सेकेंडरी है। तो हम जब इस टॉपिक पे पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा, इसको एग्जांपल लेकर मैं तुम्हें बताऊंगा। अब आगे देखते हैं भाई पब्लिश्ड सोर्सेज के बारे में क्या बता रहे हैं। तो पब्लिश सोर्सेज के बारे में लिख रहे हैं देयर आर अ नंबर ऑफ नेशनल, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो इंटरनेशनल एजेंसीज विच कलेक्ट स्टेटिस्टिकल डेटा इन डिफरेंट फील्ड्स। देखो कह रहे गवर्नमेंट एजेंसीज भी है, मतलब गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये भी हमारे को सेकेंडरी डेटा देते हैं, मतलब ये छापते हैं, ठीक है। सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो भी अपना सेकेंडरी डेटा छापती हैं। उसके बाद कह रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूएन हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये भी कुछ ना कुछ डेटा पब्लिश करते हैं, तो यानी कि ये भी हमारे को सेकेंडरी डेटा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब किस बारे में प्रोवाइड करते हैं, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब GDP, GNP
कितनी है एक देश की, ठीक है, पॉपुलेशन कितनी है, प्राइजेस वगैरह, इन्फ्लेशन कितनी है, एम्प्लॉयमेंट कितनी है, कहीं ऐसा तो नहीं अनएम्प्लॉयमेंट है देश में, काम ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कैसे पता है, तुम्हें कैसे पता है, जो तुम बोलते हो कि भाई देश में इन्फ्लेशन हो रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेरोजगार है, तुम्हें कैसे पता? कहीं पर छपा है, कहीं पर प्रिंट है, उसके बाद तुमने रीड करा ना, तभी तो तुम्हें पता है, ऐसे थोड़ी पता है। तो ये कहाँ है, ये सारा क्या है, सेकेंडरी डेटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ टर्म्स पढ़ी हैं, टर्म्स लिखी हुई है, तुम्हें पता होने चाहिए इन सबके मीनिंग। तो कह रहे दीज रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड ऑन रेगुलर बेसिस, ये रिपोर्ट्स बार बार पब्लिश होती हैं। कैसे पब्लिश होती है? एनुअली मतलब हर साल, साल में एक बार। क्वार्टरली मतलब 3 महीने में एक बार, यानी कि साल में 4 बार, ठीक है। मंथली मतलब साल में 12 बार, हर महीने एक बार, मतलब एक मंथ में एक बार। और फोर्टनाइटली मतलब होता है 15-15 दिन में, मतलब एक महीने में 2 बार, तो साल में 24 टाइम्स, ठीक है। तो तुम्हारे को मीनिंग पता होना चाहिए था हर एक टर्म का। नेक्स्ट देखो, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, कह रहे कहाँ कहाँ मिलता है ये। तो ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी सेकेंडरी डेटा छापती है, स्टेट गवर्नमेंट भी सेकेंडरी डेटा पब्लिश करती है, ठीक है। किस टाइप का डेटा ये लोग हमें देते हैं? एक ये देते हैं 5 ईयर प्लान्स, ठीक है, सेंसस, ठीक है, एनुअल इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ये हमारे को प्रोवाइड करते हैं। मैं तुम्हें इसमें मेन बताता हूँ। जैसे 5 ईयर प्लान क्या होता है कि पहले इंडिया में क्या था, हर 5 साल का ना प्लान बनाते थे। जैसे 5 साल जो आने वाले ना उनका प्लान बनाते थे और ये बताते थे कि भाई इंडिया को मतलब एज अ कंट्री कहाँ पर फोकस करना चाहिए। तुमने सुना होगा कि भारत को क्या बोलते हैं, कृषि प्रधान देश बोलते हैं ना, कि फार्मिंग पे डिपेंडेंट है और फार्मिंग से मतलब फार्मिंग सेक्टर इसका मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान क्या होता था कि भाई कभी होता था कि भाई फार्मिंग सेक्टर मजबूत करो, कभी होता था इंडस्ट्रीज मजबूत करो, कभी होता था इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना है। तो ऐसे ऐसे करके हर 5-5 साल में कंट्री अपने आप को इंप्रूव करती थी, ठीक है। तो ये 5 ईयर प्लान इंडिया में 5-5 साल में आते थे, बट फिलहाल ये डिसकंटिन्यू हो गया, फिलहाल कोई 5 ईयर प्लान नहीं चल रहा, ठीक है। सेंसस क्या होता है? सेंसस होता है जनगणना, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉपुलेशन की काउंटिंग करना कि एक कंट्री में कितने लोग रहते हैं। जैसे तुम बोलते हो ना कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो ये जो तुम्हें पता है तो काउंटिंग करी गई है ना, तो इसको जो करा था हमने, ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? सेंसस, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन बताती है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पब्लिश करती है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है हमारे पास सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेमी गवर्नमेंट क्या क्या छापती है? तो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ये सब क्या बताते हैं हमारे को? डेटा, बर्थ कितना हुआ है, डेथ कितना हुआ है, जैसे एक सिटी में, एक शहर में कितने बच्चे पैदा हुए हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, ठीक है। तो ये सारा जो डेटा है ये कहीं पर छप रहा है ना, तो ये हमारे को कौन बता रही है? सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन बता रही है। सैनिटेशन, जैसे म्युनिसिपैलिटी का तुम्हें काम है साफ सफाई का, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट। तुम्हें पता है बारिश आती है तो अगर सड़कों पे पानी जम रहा है, ठीक है, पानी नालियों से नहीं जा रहा, तो इसका मतलब क्या? म्युनिसिपैलिटी की कुछ ना कुछ फॉल्ट है या म्युनिसिपैलिटी उस चीज़ को ठीक करेगी, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी होती है भाई? एक होता है यूएन। यूएन का क्या काम है? ह्यूमन राइट्स के बारे में बताता है, ठीक है, कि हर देश में ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स को फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हें याद है अभी कोविड आया था, तो कोविड में प्रिकॉशन नहीं आए थे बहुत सारे, तो WHO खुद प्रिकॉशंस पब्लिश करता था। तो बेसिकली हम लोग सेकेंडरी डेटा पढ़ रहे हैं ना, तो कौन कितनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन छप रही है, जो तुम पढ़ पा रहे हो उसी की बात कर रहे हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। तो IMF अपने को क्या दे रहा है भाई? इसकी IMF के बारे में पढ़ोगे तो मोस्टली तुम्हारे को जो बेसिक्स पता चलेंगे वो ये पता चलेंगे कि IMF लोन वगैरह दे देते हैं उस कंट्री को जिसको रिक्वायर्ड हो, तो किस देश में कितना कर्जा, ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे को पता चलती है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। सम बिग ट्रेड एसोसिएशंस लाइक ICAI, जैसे CA वगैरह करने के लिए ना ICAI के नीचे कोर्स होता है, ठीक है, तो वहाँ मतलब तुम्हें करना होता है। तो कह रहे ये लोग भी इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं, ट्रेड यूनियन भी इंफॉर्मेशन पब्लिश करती है। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। ये तो बहुत बेसिक है यार, इतनी सारी अखबार इंडिया में, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स, ये सारे इसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है, कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। एक और होता है कमीशन। कमीशन भी होता है ना, कमेटी कमीशन। कमीशन क्या होता है? तुमने सुना होगा जैसे 6th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, की जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनकी हर 10 साल में सैलरी को रिवाइज करते हैं, मतलब सैलरी मोस्टली बढ़ाते ही हैं, तो उसको बोलते थे कमीशन, ठीक है। तो वो भी क्या है? एक इन्फॉर्मेशन है, वो भी क्या है? सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। अब है अनपब्लिश्ड सोर्सेज। तो अनपब्लिश्ड मतलब कहीं छपा नहीं है लेकिन है वो सेकेंडरी। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो पुलिस ने कोई केस सॉल्व करा, ठीक, मतलब केस सॉल्व कर रही है लेकिन वो केस सॉल्व नहीं हुआ, तो कोई फाइल बनेगी, ठीक है, जिसमें वो एक एक इन्फॉर्मेशन लिखेगी कि कौन किस किस पे शक है, सस्पेक्ट्स कौन है, क्या हुआ, विक्टिम कौन था, और जो भी
लाइक क्वेश्चन किस किस से करा था, वो सारी इंफॉर्मेशन उस एक रिपोर्ट में, एक फाइल में वो बनाएगी, ठीक है। अब मान लो वो केस सॉल्व नहीं हुआ पुलिस से, तो वो केस किस पे जाएगा, किसी हायर ब्रांच पे जाएगा, या तो क्राइम ब्रांच पे जाएगा या सीबीआई पे जाएगा, ठीक है। तो इनके पास वो केस जाएगा। तो अब सीबीआई वालों के लिए ये क्या हो जाएगा, वो फाइल जिसमें पुलिस ने सारी इंफॉर्मेशन लिखी थी, वो फाइल सीबीआई वालों के लिए क्या हो जाएगी, अनपब्लिश्ड सोर्स हो जाएगा। एक तो वो कहीं मार्केट में कहीं छपी नहीं, किसी के पास नहीं, प्राइवेटली लिखा था, ठीक है। लेकिन सीबीआई ने खुद नहीं लिखा था, पुलिस ने लिखा था, क्योंकि पुलिस ने पहले फर्स्ट हैंड इन्वेस्टिगेशन करी थी। तो सीबीआई वालों के लिए वो वाली फाइल जो पुलिस ने बनाई थी वो क्या हो जाएगी, अनपब्लिश्ड सोर्स हो जाएगी। तो ऐसे तुम्हारे को समझना है कि जो है सेकेंडरी तो है, क्योंकि सीबीआई ने नहीं बनाया लेकिन पुलिस ने बनाया, तो वो अनपब्लिश्ड हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने तुम्हारे को ये समझाया। तो अब डेफिनेशन पढ़ते कह रहा है व्हेन डेटा कलेक्टेड बाय समवन इज नॉट पब्लिश्ड, तो जिसने भी डेटा कलेक्ट करा अगर वो नहीं छापा, एंड इज टेकन बाय अदर पर्सन्स, लेकिन कोई और ले लेगा फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देन सच डेटा इज नोन एज अनपब्लिश्ड सेकेंडरी डेटा। आई बात समझ में? अब अगर तुम पीछे जाकर दोबारा एग्जांपल सुनो, अगर नहीं समझ आया फिर डेफिनेशन रीड करोगे, तुम्हें बड़े आराम से समझ में आ जाएगा इसका मीनिंग। अब इसकी लिमिटेशंस बात कर रहे हैं, लिमिटेशंस भी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं नो प्रॉपर प्रोसीजर इज अडॉप्टेड टू कलेक्ट द डेटा, सेकेंडरी डेटा मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजुडिसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। देखो अब वही एग्जांपल बात है, जैसे पुलिस ने अगर फाइल बनाई, अगर ऑफिसर करप्ट हुआ तो हो सकता है वो ठीक से डेटा कलेक्ट ना करे या ठीक से फाइल बनाए ना, रिकॉर्ड्स ठीक से ना मेंटेन करे। तो वही कह रहे हैं इन्फ्लुएंस बाय द प्रेजुडाइज ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। प्रेजुडाइज का मतलब होता है पक्षपात, ठीक है, बायस्ड होना, कि एक के टुवर्ड्स अच्छा हो जाना और एक के टुवर्ड्स बुरा हो जाना। प्रेजुडाइज का मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं सेकेंडरी डेटा समटाइम्स लैक स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी होने की प्रॉब्लम। ये क्यों है यार, सेकेंडरी डेटा पे शक क्यों है? क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर कल को कोई काम तुम खुद करते हो तो तुम पूरा तसल्ली से करोगे, तो तुम्हें अपने काम पे पूरा भरोसा होगा, तो वो हो जाएगा प्राइमरी डेटा। लेकिन सेकेंडरी डेटा क्या है, वो किसी और ने बनाया, किसी और ने काम करा, किसी और ने फाइल बनाई है, तो ऑब्वियसली बात है हमें दूसरे के काम पे उतना भरोसा नहीं होगा जितना हमें खुद के काम पर भरोसा रहता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं सेकेंडरी डेटा मे नॉट कवर द फुल पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो फुल पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है कि बिगिनिंग से लेकर एंड तक हो सकता है फाइल ना बनी हो, इनकम्प्लीट हो, ठीक है, डेटा में कहीं ना कहीं कंप्लीटनेस की कमी हो, ठीक है। तो इसका ये मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारे का प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा। अगर मान लो तुम्हें कभी सेकेंडरी डेटा यूज करना पड़ रहा है तो तुम प्रिकॉशन दोगे। इसको सिंपल सोचो, तुम जैसे 12th की फाइल बनाओगे, प्रोजेक्ट फाइल बनाओगे, तो बहुत हाई चांसेस है तुम किसी अपने सीनियर से हेल्प लोगे। अगर कोई सीनियर तुम्हारे को वो फाइल जो उसने पिछले साल सबमिट करी थी उसकी फोटोज दे देगा, तो तुम अंधाधुंध थोड़ी कॉपी कर दोगे, थोड़ा सा तो समझोगे ना, थोड़ा तो दिमाग लगाओगे ना कि कैसे तुम्हें कॉपी करना ताकि पकड़े ना जाओ। तो वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहे हैं प्रिकॉशन, मतलब थोड़ा सा संभल कर यूज करना है सेकेंडरी डेटा। एक तो रिलायबिलिटी, अब पता नहीं, मान लो जैसे तुमने अपने सीनियर की फाइल उठाई, पता नहीं भाई वो इंटेलिजेंट था नहीं था, उसने ठीक से फाइल बनाई नहीं बनाई, तो तुम कितना रिलाय करोगे, 100% रिलाय नहीं कर सकते। फिर है सूटेबिलिटी फॉर द पर्पस, अगर पिछले साल का टॉपिक अलग था, इस साल का टॉपिक थोड़ा सा अलग है, तो जो पर्पस है वो बदल गया ना, फिर तुम पूरा उसको फिर से कॉपी नहीं कर सकते। फिर कह रहे हैं सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड। अब एग्जांपल चेंज करेंगे, सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड। देखो यहाँ पर क्या है कि जो सेंसस मेथड अलग होता है, जैसे सेकेंडरी डेटा क्या है, किसी ने और ने डेटा कलेक्ट करा, तो डेटा कलेक्ट करने का मतलब यह है कि उसने सेंसस मेथड से किया या सैम्पलिंग से करा। और अगर सैम्पलिंग से करा तो सैम्पलिंग में भी बहुत सारे तरीकों से सैंपल ले सकते हैं। सैंपल मेथड में, सैम्पलिंग में लाइक उसके अंदर भी बहुत सारे सैम्पलिंग मेथड हैं, ठीक है, इसमें सब क्लासिफिकेशन भी है। तो जो सेकेंडरी डेटा वो किस तरीके से कलेक्ट किया गया था वो तुम्हारे को पता होना चाहिए, तभी तुम उसको यूज कर पाओगे, वरना तुम यूज ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, वरना तुम गलत तरीके से यूज कर लोगे। फिर है एडिक्वेसी एंड एक्यूरेसी। एडिक्वेसी एंड एक्यूरेसी मतलब अगर मान लो तुम्हें सेकेंडरी डेटा यूज करना है तो क्या वो डेटा इनफ है। एडिक्वेट मतलब होता है कि क्या वो डेटा इनफ है, मतलब जो रिसर्च तुम्हें करनी है या जो काम तुम्हें करना है उसके लिए जो तुम्हें डेटा चाहिए क्या वो इनफ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस फाइल से तुम टेपने बैठे हो अपनी प्रोजेक्ट बनाने के लिए वो फाइल ही इनकम्प्लीट थी, ठीक है, तो वहां पर डेटा इनफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना था आज का कंप्लीट लेक्चर। तो चैप्टर अपना कंप्लीट है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अपने चैनल पर, हमारे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ टीएस ग्रेवाल के मैं लाइक सोल्यूशंस डालता हूँ। ऐसा नहीं है, टीएस ग्रेवाल के सोल्यूशन है। क्लास 11th की मैं स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ा रहा हूँ और बिजनेस स्टडीज़ की केस स्टडीज़ हर चैप्टर की मैं डाल रहा हूँ। जो तुम्हारे को बीएसटी के क्वेश्चन सॉल्व करते दिक्कत नहीं आती कि कैसे पहचाने, तो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी अच्छी चुनिंदा केस स्टडीज़ मैं हर चैप्टर की ला रहा हूँ। व्हाट्सएप चैनल पर सारी की
सारी पीडीएफ्स हैं टीएस अग्रवाल के सोल्यूशन के नोट्स की, व्हाट्सएप चैनल पर आ जाओ, ठीक है, और सारी की सारी पीडीएफ वेट कर रही हैं, वहां पर जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ।